6 फरवरी 2026 को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बजट प्रेजेंट किया तो उन्होंने उसमें एक चीज ये भी कही थी कि आने वाले 6 महीनों में जो डेली वेजेस का इशू है उसे रिजॉल्व किया जाएगा। उनकी सर्विस जो है वो रेगुलराइज की जाएगी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एक कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो अपना काम कर रही है और वो जल्दी ही वो काम कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही ये लग रहा था कि अब अगले 6 महीनों तक ये मसला जो है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन आज 17 फरवरी को 15 जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मुद्दा फिर से उठाया, वो ये भी बता दूं कि इसमें से इनमें कौन-कौन एमएलए थे जिन्होंने इस मसले से जुड़े सवाल उठाए। इनमें सबसे पहले अब्दुल मजीद भट्ट, डॉक्टर भारत भूषण, बलवंत सिंह मनकोटिया, वहीद उर रहमान पर्रा, दलीप सिंह परिहार, सुरजीत सिंह सलाथिया, बलदेव राय शर्मा, अली मोहम्मद सागर, सतीश कुमार शर्मा, इरफान हाफिज लोन, सुनील कुमार शर्मा, तारिक हमीद कर्रा, सज्जाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और देवयानी राणा शामिल थे, जिन्होंने आज इस बारे में सवाल पूछा कि इनकी जो सर्विसेज है वो कब रेगुलराइज होंगी। जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मार्च 2025 में उसने अभी तक क्या काम किए गए हैं। काफी कड़े जो होते हैं ना चुभने वाले सवाल सरकार से पूछे गए और सरकार ने जो है वो यही बताया कि ये जो प्रोसेस है जो डेली वेजर को रेगुलराइज करना है इसमें काफी सारी सरकार ने इस तरीके से वो सर्विसेज रेगुलराइज करनी है तो ये प्रोसेस बड़ी जटिल होती है, इतनी आसान नहीं होती। हालांकि सरकार जैसे जवाब देती है सरकार ने वैसे कोशिश की, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में जो है हर एक ABPM JAY सेहत स्कीम के तहत जो है हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को 5 लाख रुपए का जो है वो फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये यहाँ सरकार आसानी से निकल गई। ये अहम सवाल था क्योंकि सभी को पता है कि जो डेली वेजर होते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई खास पॉलिसीज होती नहीं है। उनको अगर किसी तरीके की दिक्कत आ जाए तो सरकार अपना जो पल्ला वो बड़ी आसानी से झाड़ लेती है। लेकिन ये जो ABPM JAY सेहत स्कीम है इसके तहत क्या है कि हर जम्मू कश्मीर के चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉय नहीं है वो एक आम शहरी है उसको भी जो है ये फैसिलिटी स्कीम जो है वो कवर करती है। वही इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कि कब तक ये इनकी सर्विस रेगुलराइज हो जाएगी तो सरकार ने कहा कि इसमें जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, एलिजिबल वर्कर जो हैं उन्हीं को ही इसमें लिया जाएगा। जब इतने सारे लेजिस्लेटर्स सरकार से सवाल कर रहे हैं तो ये मसला फिर से जो है अपने वजूद में आ जाता है। हालांकि ये पहले भी वजूद में है, सरकार भी इसको इग्नोर नहीं कर रही है। जहाँ होता है कि सरकार इसको टाल रही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ सरकार ने ये कहा कि ये जो इस तरीके का जो रेगुलराइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें ये काफी कम्प्लेक्स होती है। इसमें लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो कंसिडरेशन है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए जो भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट का जो प्रॉपरली ओपिनियन लिया जा रहा था कि आगे चल के इसमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए। सरकार जब एक बार ये योजना बना दे, जब ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद किसी तरीके की दिक्कत ना आए उस पे सरकार बार बार असर्ट कर रही है कि जो कमेटी है वो एक और सरकार द्वारा ये भी कहा गया कि सरकार कमिटेड है इस इशू को एड्रेस करने के लिए फेयर, ट्रांसपेरेंट और लीगली सस्टेनेबल मैनर में। और जो अप्रोप्रिएट एक्शन जो कमेटी की रिकमेंडेशन जो भी होंगी उस पे जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे विद द एस्टैब्लिश्ड लीगल फिस्कल फ्रेमवर्क में। इसमें एक और भी चीज पूछी गई थी इन लेजिस्लेटर द्वारा। उन्होंने पूछा था कि जो डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज जो कैजुअल और अदर वर्कर जो रजिस्टर्ड हैं थ्रू ऑनलाइन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्किल एंड प्रोफाइलिंग, उसमें उनका जो टोटल नंबर है वो है 1,05,101 और इसमें जो फिर डिवीजन वाइज भी डिटेल मांगी गई थी तो उसमें एक चीज जो सामने आई वो आगे जाके जैसे जम्मू कश्मीर में कम्युनल और रीजनल डिवाइड रहा है तो ये उसकी एक फिर उसके मुसीबत का वजह बन सकती है। वो ये है कि जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ से जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और स्किल प्रोफाइलिंग के थ्रू जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी संख्या है 40,077 और जो कश्मीर डिवीजन के लोग हैं उनकी जो संख्या है वो है 57,390।
57,390। तो ये जो बड़ा सा फ़र्क है, ये उन लोगों को एक नया ग्राउंड देगा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, जो इस तरीके की चीज़ों की ताक में रहते हैं कि कश्मीर में ये है, वो जम्मू में वो नहीं है। हालाँकि है ये डिस्पैरिटी, ये जो नंबर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में है कि कश्मीर में जम्मू के मुकाबले जो है वो लगभग 18,000 लोग ज़्यादा हैं, जो इसके तहत एंगेज हुए हैं। अलग-अलग स्कीम है, चाहे कैजुअल लेबर है, चाहे वो सीज़नल लेबर है, डेली रेटेड वर्कर हो गया और पार्ट टाइम वर्कर, सीआईसी ऑपरेटर, एनवाईसी वगैरह अलग-अलग स्कीम के तहत जो रजिस्टर्ड हैं, वो जो संख्या है, ये आगे जाके प्रॉब्लम थोड़ी-सी क्रिएट कर सकती है और ये एक इश्यू बन सकता है। जम्मू कश्मीर जो है वो कॉमनली एक अरसे से जो है वो चार्ज रीजन रहा है और यहाँ पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बात-बात पे दंगों की तरफ, हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसी तरीके की बहस होती है तो वो सिर्फ नंबर तक रहनी चाहिए, वो जो जिन लोगों ने ये गलती की है उन्हीं तक रहनी चाहिए। इसमें जो है इसको हिंदू मुस्लिम या फिर जम्मू वर्सेस कश्मीर ना बनाया जाए कि जो जम्मू के लोग हैं वो भी उतने ही हकदार हैं इन चीज़ों के जितने कि कश्मीर के हैं और सिमिलर वाइस वर्सा कश्मीर के लोग भी उतने ही हकदार हैं जितने जम्मू के। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये परेशानी हल हो सकती है, लेकिन अगर इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर रीजनल या फिर रिलीजियस इशू बना दिया जाए तो उससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। और ये इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे लेजिस्लेटर की भी रही है। अब ये नहीं है कि 2024 में ही लेजिस्लेटर चुन के आए हैं, उससे पहले भी जम्मू कश्मीर में एक फुल फ्लेज पार्लियामेंट के जो थी इक्विवेलेंट असेंबली थी, उतनी ही पावरफुल असेंबली थी और लेजिस्लेटर उसमें भी हमारे रहे। वो तो कभी इस चीज को बोल नहीं पाए, अगर बोलते थे तो वो सिर्फ न्यूज हेडलाइन की, न्यूज़पेपर और अखबारों की हेडलाइन बनने के लिए जो बात की जाए उसमें नहीं। अगर आपको वाकई में ये चीज लग रहा है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो आपको फिर एक लंबा संघर्ष लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर का इतिहास देखें, खास करके जम्मू का, तो यहाँ पे चीजें रही हैं, कम्युनल टेंशन रही है, यहाँ पे रीजनल टेंशन रही है, उसको हल करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट पिछले दिनों सुर्खियों में था और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनकी ये एलिगेशन थी कि कुछ एमएलएज, लोकल एमएलएज उनको परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक डाटा भी इशू किया गया था जिसके अकॉर्डिंगली किश्तवाड़ के वहां पे 99% जो लोग थे वो किश्तवाड़ के थे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के शायद 2 लोग थे और ये बाकी जो जम्मू रीजन के बाकी जैसे सांबा, कठुआ के भी 2 लोग ही थे। वहां पे ज्यादातर लोग जो थे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। और अगर ये डिस्पैरिटीज खत्म करनी है, फिर ये आज तक जो डिस्पैरिटीज हैं वो जम्मू और कश्मीर की दिखाई जाती रही हैं, जो कम्युनल और जो रीजनल डिवाइड जो है वो जम्मू कश्मीर का बड़ा, तो आने वाले वक्त में ये चिनाब वैली के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जम्मू वालों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हर जम्मू कश्मीर के हर निवासी का जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज पे उतना ही अधिकार है जितना एक एरिया के लोगों को अधिकार है, उतना ही दूसरे एरिया को भी लोगों को अधिकार है। एम्प्लॉयमेंट जम्मू के लोगों को भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ के लोगों को भी चाहिए, उतना ही चाहिए जितनी बाकी को जरूरत है। अब यहाँ पे कोई एग्जाम्प्ट नहीं है कि आप राजौरी, पुंछ को इग्नोर कर दो, आप जम्मू, सांबा, कठुआ को इग्नोर कर दो, आप रियासी, उधमपुर को इग्नोर कर दो, वैसे बात नहीं चलेगी। आपको सभी के साथ बराबर की बात करनी है। तो मैं ये जो वीडियो था इसका पर्पस ये था कि जो डेली वेजर का इशू है, मुझे एक टाइम के लिए लग रहा था कि शायद अब सीएम की तरफ से एश्योरेंस दी गई है, वो भी बजट प्रेजेंटेशन करते हुए, कि हमारी जो रिकमेंडेशन जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसकी रिपोर्ट जो है वो नियर कंप्लीशन है और उसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं कि किसी तरीके, क्योंकि सीएम ने पहले तब उस वक्त ये चीज कही थी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कल जब हम ये पॉलिसी लाएं, लोगों को रेगुलराइज करें, तो बीच में ये ना हो जाए कि किसी को ये ना लग जाए कि मैं इसको कोर्ट में लेके चला जाऊं और किसी तरीके से फिर वो जो प्रोसेस टाल ना हो जाए, इसलिए हम सारे पहलुओं को देख रहे हैं। तो अब ये अच्छा रहा कि आज फिर से जो है असेंबली में इस तरह का मसला उठा है और वो 15 लेजिस्लेटर ने एक साथ से मसला उठाया है। जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं कि जब हमारे ये जो लेजिस्लेटर हैं अगर ये अपनी पे आ जाएं, ये बार बार इशू उठाएं, और सरकार में हिम्मत नहीं है जो हमारे जेन्युइन राइट्स हैं उन्हें रोकने की, और ये सेशन अभी लंबा चलेगा, बीच में रमजान आ रहे हैं, रोजे आ रहे हैं, तो रोजे जितनी देर रोजे रहेंगे, ये 20 को जो है ब्रेक, आज 20 से लेके फिर ये मार्च जब तक ईद नहीं हो जाती तब तक असेंबली की जो फंक्शनिंग है वो
एक तरह से आप कह सकते हैं कि छुट्टियाँ आने वाली हैं, उसके बाद ये दोबारा रेस्टोर होगी और फिर देखेंगे क्या-क्या इश्यू और सामने आते हैं। लेकिन ये एक काफ़ी 8-10 दिन के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू फिर से असेंबली में उठा है और इससे ना सिर्फ सरकार जो चुनी हुई सरकार है उस पे प्रेशर पड़ेगा, बल्कि वो जो कमेटीज़ में जो वो काम कर रहे हैं लोग, वो भी इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सीएम ने जो वादा किया है 6 महीनों का, कि अगले 6 महीनों में जो डेली वेजेस की सर्विस है उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा, उसको मटेरियलाइज़ किया जा सके, वो ज़मीनी सतह पे उसको लागू किया जा सके। तो इसके साथ आपने देख लिया होगा कि लोग तो काफ़ी बड़े सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है जो इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये जो पीएमएमएवाई जो सेहत स्कीम है, वो कैटर करती है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर उनको कोई हेल्थ इश्यू आता है उनको या उनके किसी परिवार को, तो वो एटलीस्ट वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये सभी को इस तरह की जो सरकारी सेवाएँ हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान नमक से लेके आटा चावल और उसके बाद लग्ज़री तक हर चीज़ पे टैक्स पे करता है, और अगर सरकार उसको रीपे कर रही है ऐसे हेल्थ या बाकी सारे सेक्टर में, तो ये ज़रूरी भी है एक डेमोक्रेटिक और एक वेलफेयर स्टेट के लिए। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश आज़ाद।